हमारे देश में योजनाएं बनती हैं, उनके हिसाब से सड़क, पुल, फ्लाईओवर, सीवेज बनते हैं। सरकार विकास का दावा करके अपनी पीठ भी थपथपा लेती है। जो निर्माण करते हैं उन्हें करदाता की गाड़ी कमाई से भुगतान भी कर दिया जाता है। सबकी वाह-वाह हो जाती है, जेब भर जाती है, पर तभी मॉनसून आ जाता है और आसमान अपनी आदत के मुताबिक जमीन को पानी से तरबतर कर देता है और पानी गिरता है, चमकते विकास की नींव खुलने लगती है। नालियां भर जाती हैं, सड़कें नहर बन जाती हैं, शहर जाम से ठप हो जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जो करप्शन सरकार के ऑडिटर नहीं पकड़ पाते, वो भगवान के ऑडिटर सबके सामने ले आते हैं। विज्ञान के लिटमस टेस्ट की तरह करप्शन का ये मॉनसून टेस्ट देखिए। हमारी कोशिश है कि हम देश के सामने विकास की आधी अधूरी, भ्रष्टाचार से भरी बीमार सोच को आज बेनकाब कर दें। जल ही जीवन है, लेकिन भगवान के इस तोहफे को इंसान ने विनाश से जोड़ दिया है। हर साल बारिश चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार को हमारे सामने ला खड़ा करती है। बारिश के साथ ही करप्शन के सबूत मेढक की तरह बाहर निकल आते हैं। मेकअप में छिपा सिस्टम का बदसूरत चेहरा बेनकाब हो जाता है। ये इंसानों के करप्शन पर भगवान के खुलासे की 4 तस्वीरें हैं, जिसमें ये पुल, घर, मंदिर और सड़कों पर लगा जाम भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े गवाह हैं। यह भ्रष्टाचार का वो पुल है जो मॉनसून की बारिश को सह नहीं पाया। नदी में पड़े ये उसके हिस्से हैं। ये पुल 8 साल पहले बना था, लेकिन चंद सालों में ही इसने घुटने टेक दिए। इस वक्त हम रायगढ़ में हैं और यहाँ पे कल्याण सिंहपुर में हम इस वक्त हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज था जहाँ से गाड़ियों की आवाजाही होती थी, ये पूरी तरह टूट बिखर गई है। ये कल्याणी नदी है। पिछले शनिवार से जो बारिश शुरू हुआ था उससे पानी का स्तर बढ़ चुका था और पानी का जो बहाव था उससे ये ब्रिज टूट के ये आप देख रहे हैं कि कैसे नीचे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए 8 साल पहले ये ब्रिज बनाया गया था, क्योंकि उससे पहले यहाँ से नाव से जाना पड़ता था या फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब सवाल ये है कि ये पुल क्यों गिरा? क्योंकि बारिश में नदी का बहाव तेज होगा। ये बात तो पुल बनाते वक्त ही इंजीनियर को पता होगी, उसी के हिसाब से इसे बनाने की मंजूरी दी गई होगी, तब ये पुल कैसे गिर गया? लेकिन ओडिशा में करप्शन का खुलासा करता ये अकेला पुल नहीं है। इसी के पास बना ये पुल देखिए, ये लोहे का पुल है, लेकिन पानी के तेज बहाव ने इसे बनाने वालों के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया। सरकारी पुलों का हाल दिखाने के बाद अब आपको ओडिशा की उस जगह ले चलते हैं जहां बरसात ने पूरे गांव को खंडर में तब्दील कर दिया है। ये रायगढ़ का कुमार गोहरा गांव है, जहां अचानक आई बाढ़ 42 घरों को बहा ले गई। जो बचे भी हैं वो रहने लायक नहीं बचे हैं। ये घर देखिए, जिसकी दीवार का एक हिस्सा पानी में बह गया। यहाँ पे गांव कभी बसा करता था, क्योंकि यहाँ पे आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये पूरे जगह गांव हुआ करता था, लेकिन अब बाढ़ की वजह से ये गांव पानी में बह गया।
गांव वाले जो थे यहाँ से मुश्किल से अपनी जान बचा के रिलीफ सेंटर तक पहुंच पाए। अब वो यहाँ पे आए हुए हैं ढूंढने के लिए, अगर घर का कुछ हिस्सा या कुछ सामान उनको मिल जाए। हम इस वक्त जहाँ पे है आप देख सकते हैं, एक खंडर के ऊपर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बचा हुआ है। जो शनिवार से जो बारिश शुरू हुआ है उसके वजह से पास में नागावली और कल्याणी नदी का पानी बढ़ने लगा था और रविवार तक ये इलाका पूरी तरह पानी के नीचे चला गया। रायगढ़ के कल्याण सिंहपुर में भी बारिश और भ्रष्टाचार के गठजोड़ ने तबाही मचाई है। इस घर का दरवाजा देखिए, जिसकी आसपास की दीवारों को पानी बहा ले गया। जिस देश में शहर नदियों के किनारे फले फूले हों, जहां नदियों के किनारे बड़े बड़े मंदिर बने हों, वहां भ्रष्टाचार ने आस्था की नींव को भी कमजोर कर दिया है। ओडिशा के जालेश्वर में बना ये मंदिर देखते ही देखते पानी में समा गया। ये उस देश की कहानी है जहां आजादी से लेकर आज तक मॉनसून राहत से ज्यादा आफत लाता है। से अब तक 44 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर बारी बारी यानी साल दर साल भारी बारिश और बाढ़ का असर हुआ है। अभी देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 33 करोड़ हेक्टेयर है, यानी 63 सालों में मौजूदा जमीन से ज्यादा पर बाढ़ और भारी बारिश का कहर टूटा है। पिछले 63 सालों में करीब 24 करोड़ हेक्टेयर इलाके को बाढ़ बारिश ने बर्बाद किया है। 67 सालों में अलग अलग करके 200 करोड़ आबादी पर कुदरत का कहर टूटा है, जबकि अभी देश की आबादी 133 करोड़ है। यानी इतने सालों में जन्म मृत्यु जोड़कर जितने लोग कुदरत के कहर से प्रभावित हुए हैं, उतनी तो देश की जनसंख्या भी नहीं। बाढ़ और भारी बारिश ने इन 63 सालों में 76 करोड़ घरों को नुकसान पहुंचाया है। नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अभी देश में कुल 33 करोड़ घर हैं, यानी वक्त के साथ मौजूदा से 2 गुना बर्बाद हो चुके हैं। 63 सालों में 60 लाख मवेशियों को जान गंवानी पड़ी। अभी देश में 51 करोड़ मवेशी हैं, यानी जितने हैं वक्त के साथ उससे ज्यादा मर चुके हैं। बाढ़ के ये आंकड़े किसी भी देश के सियासी नेतृत्व को चिंता में डाल सकते हैं, लेकिन लगता है कि हमारे सांसद अपनी सैलरी से आगे सोच ही नहीं पाते। उपसभापति महोदय, संसद नियमों पर चलती है। दुनिया भर में कहीं भी सांसदों को इतना अपमानित, प्रताड़ित और बदनाम नहीं किया जाता जितना हिंदुस्तान में। क्योंकि कहते हैं साहब ये खुद अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। आप कोई दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा प्रावधान कर दें कि पे कमीशन में जो तय होगा, जो दुनिया के दूसरे प्रजातंत्र के अंदर है, जो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है, उससे चाहे आप 1 रुपया ऊपर दें, जो आपका वारंट ऑफ प्रेसिडेंस कहता है, जो दुनिया के दूसरे प्रजातंत्र करते हैं, आप वो करिए। कुछ सांसदों को तो क्या और कब बोलना है ये तक पता नहीं होता। वो पहले दीवारों की लिखी बातों को संसद में बोलकर हंगामा खड़ा करते हैं और फिर माफी मांगते घूमते हैं। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। इन लोगों ने अपमानित किया। ये लाइनें इन लोगों ने लिखी और मुझे खुद कहते, देखिए मैं कह रहा था ये ठेकेदार हो गए भगवान के, हम तो ठेकेदार ही नहीं है। देश का दुर्भाग्य देखिए, न हमारे नेता सुधरते हैं और न ही गांव और शहरों के हालात। ऐसे में हमारे देश के नेताओं को आज बिहार के दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तस्वीरें देखनी चाहिए। यहाँ बच्चों के वार्ड में इतना पानी भर गया कि शिशु विभाग के आईसीयू में बिजली सेवा बंद करनी पड़ी। अब इस बच्चे को देखिए, हाथ पर प्लास्टर चढ़ा है, बिजली नहीं आ रही, इसलिए माँ हाथ को पंखे की तरह झल रही है। बिस्तर के नीचे पानी भरा है, दूसरे बिस्तरों पर भी मरीज इसी तरह लेटे हैं। पहले बाहर से पानी आ रहा है, अंदर से बाहर हो रहा था, अब अंदर जा रहा है पानी।
अंदर में कितना पानी? अंदर में बहुत सवा पानी। तो रहने की स्थिति है? रहने की स्थिति नहीं है। अभी इलाज करने में भी दिक्कत हो रही होगी? बहुत दिक्कत, मशीन लाइन की कोई व्यवस्था नहीं। सब आदमी जा रहा है। क्या बोल रहा है डॉक्टर? डॉक्टर बोला कि सुनता यहाँ आइए नहीं है तो फिर क्या करेंगे। बारिश और बाढ़ सिर्फ गांव और छोटे कस्बों का हाल बेहाल नहीं करती। देश के बड़े और विकसित शहर बारिश को झेल नहीं पाते। ये देश के 4 बड़े शहर हैं जिन्हें प्लानिंग करके बसाया गया है, यानी यहाँ पर पानी की निकासी के बारे में सोचा गया है। लेकिन हालात क्या हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि बारिश के लिए हमारे शहर तैयार क्यों नहीं है। ये तस्वीरें नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सड़क नदी बनी हुई है। ये हाल उस अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर का है जिसके ऊपर पूरे नोएडा शहर में जल निकासी की जिम्मेदारी है। ये तस्वीर अथॉरिटी के काम करने के तरीके पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। जाहिर है जब नोएडा अथॉरिटी का ये हाल है तो बाकी शहर का क्या होगा। नोएडा में सड़क हो या अस्पताल, अंडरपास हो या फिर एक्सप्रेसवे, हर तस्वीर नोएडा अथॉरिटी की सुस्ती का शिकार मिली। देश की विडंबना देखिए, जिस देश का पहला प्रधानमंत्री एक मेयर रहा हो, उस देश में सिस्टम के भ्रष्टाचार ने बारिश को मुसीबत का नाम दे दिया है। जवाहरलाल नेहरू 1924 से 26 तक इलाहाबाद के मेयर रहे। देश के शहरों में पानी की सप्लाई और निकासी कैसे होगी, इसके लिए 1963 में सबसे पहले जकारिया कमेटी बनी। लेकिन 54 साल बीत जाने के बावजूद हमारे शहरों में रहने वाले लोगों को ये बुनियादी हक नहीं मिल सका है। 5161 शहरों में से 4861 शहरों में जल मल निकासी की सुविधा नहीं है। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के करीब आधे घरों में जल मल निकासी की सुविधा नहीं है। अगर आपको इन आंकड़ों पर जरा सा भी शक है तो राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए, जहां बारिश ने पूरे शहर को बंधक बना लिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बारिश होते ही हमारी सड़कें नदियों में तब्दील क्यों हो जाती हैं? तो आपकी शंका को मिटाने के लिए हमने टाउन प्लानर से बात की। सड़कें डूबने का मेन कारण तो है ड्रेनेज तो बना हुआ है, लेकिन ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज़ या सरकार का काम ड्रेन्स को बनाना है, लेकिन पब्लिक को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना है कि ड्रेनेज प्रॉपर हो। हमारे मुल्क में क्या है कि ड्रेन्स, जितनी भी ड्रेन्स चाहे कवर्ड हो या ओपन ड्रेन्स हो, आप देखेंगे हर जगह उसमें कूड़ा कचरा और पॉलीथीन भरा हुआ है। और जब पानी बरसता है तो पानी ड्रेन्स में बहने के बजाय ड्रेन चौक रहती हैं, वो सड़कों पे आ जाता है। बरसात में पानी, मैंने बताया कि ड्रेनेज चौक रहती हैं, सड़कों में पानी आ जाता है, को देर तक रुक जाता है। उससे होता है कि मैक्सफॉल्ट उखड़ने लगता है, तो वो पॉट होल्स बनना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर एक भी निकला उसमें दाना ग्रिट का तो वो फैलना शुरू हो जाता है। तो सीमेंट कंक्रीट की रोड बननी चाहिए। हमारे जानकार ने जो बताया उसे फरीदाबाद की इन तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है, जहां सड़क पर इतना पानी भर गया कि ऑटो फंस गए। ये सब कुछ बंद नालियों और खराब सिस्टम का नतीजा है। अब जरा सोचिए, जो लोग इस ऑटो में ऑफिस जा रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। वैसे देश का दुर्भाग्य है कि जो टैक्स भरता है वो जाम में भी फंसता है, जैसे आज नोएडा के लोगों के साथ हुआ जो घंटों जाम में फंसे रहे। लोगों के दर्द के साथ साथ आप टाउन प्लानर आरजी गुप्ता से भी जानिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं सरिता विहार से दिल्ली, मेरा नोएडा आना जाना होता है और आज सुबह इतना ट्रैफिक था कि मैं 2-2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसी रही। और लगता है कि जैसे टाउन बनाते वक्त, सिटी बनाते वक्त टाउन प्लानर ने कुछ सही से किया ही नहीं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ बिल्कुल रेंग रेंग के चल रही थी। अरे सुबह, आज मैं सुबह निकली थी और मेरे को वापसी में भी दिल्ली आना था, लेकिन इतना बुरा हाल है कि जो योगी जी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो इतना अच्छा कर दिया है, ये है, पानी बिल्कुल कहीं नहीं भरा हुआ है, लेकिन ज़मीनी कुछ भी नहीं है। इतने परेशान हुआ, पूरा टाइम लग गया, पूरा दिन मेरा इसी में आने जाने में ही लग गया, नोएडा से दिल्ली। नोएडा का स्ट्रक्चर कोई ख़राब नहीं, सिंपली अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है बिना परमिशन के। मैं बताऊँ आपको, नोएडा सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 27, सेक्शन 28 ऑफ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का है। ये उनसे प्लान पास नहीं कराते नोएडा से, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से अपना पास कर दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने, चाहे मायावती हो, चाहे आपके कोई भी हो, मुलायम सिंह हो। ठीक है, वो चीज़ गलत है।
एक पॉलिसी के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बना है, जिसके बेस पर सारे काम होने चाहिए, नहीं हो। रोड राइट ऑफ वे हमने छोड़े हैं, लोगों ने उस पर छोटी मोटी दुकानें बनाने की परमिशन दे दी, सर्विस रोड को यूज कर लिया पर दूसरे पर्पज़ के लिए, चलने के लिए। जो आपकी ड्रेनेज थी उसमें कूड़ा डालना शुरू कर दिया। सिंपली डिसिप्लिन लाइफ में आना बहुत जरूरी है, हर एक के आदमी छोटा हो, आदमी बड़ा हो। यहाँ ये सवाल उठता है कि जो नागरिक टैक्स देकर सरकार का खजाना भरता है, सरकार उसके वक्त पर ऑफिस या घर पहुँचने का अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं करती? और लीजिए, अभी हमने यूपी में भ्रष्टाचार की घंटी बजाई और एक दूसरे मामले में ब्रेकिंग न्यूज आ गई। उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। और अब देश की वो अहम खबरें आपको दिखाते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में जीटी रोड पर जलाभिषेक तक मीट और अंडे की दुकान बंद, होटल्स और ढाबों में भी नॉनवेज न परोसने के आदेश। अमेरिका ने नक्सलवाद को आतंकवाद की श्रेणी में रखा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा नक्सलवाद भी आतंकवाद है। केंद्र सरकार के कई विभागों में 4,20,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया। अब आईसीआईसीआई बैंक एटीएम के जरिए 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मुहैया कराएगा। फिलहाल चुनिंदा ग्राहकों को ही मिलेगी सुविधा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहली तिमाही में शुद्ध मुनाफा 28% बढ़ोतरी के साथ 9,108 करोड़ रुपए रहा। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। देश में टमाटर किसानों की बदहाली पर हम रिपोर्ट दिखा चुके हैं और यह भी दिखा चुके हैं कि कैसे घंटी बजाओ की भविष्यवाणी सच साबित हुई है और टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। महंगे हुए टमाटरों पर अब मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, देखिए। लाल लाल टमाटर भी क्या चोरी हो सकते हैं? क्या टमाटरों पर किसी की नजर हो सकती है? सवाल आपको हैरान करेंगे, पर मुंबई के दहीसर से कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली खबर आई है। दहीसर पुलिस स्टेशन में 300 किलो टमाटर की चोरी का मामला सब्जी के एक दुकानदार की तरफ से दर्ज कराया गया है। दुकानदार के मुताबिक 300 किलो टमाटर बेचने के लिए उसने अपनी दुकान के बाहर रखे थे, पर किसी ने सारे के सारे टमाटरों पर हाथ साफ कर दिया। अब जानिए टमाटर चोरी क्यों हुए। दरअसल देश के कई शहरों में टमाटर के दाम 100 रुपए किलो से बाहर पहुंच गए हैं। मुंबई की मंडियों में भी टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। जाहिर है इसी वजह से किसी ने आसमान छू रहे टमाटरों पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस चोरी के मामले की तफ्तीश कर रही है। देश के किसानों की बदहाली दूर करने के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, सोई सरकारों की घंटी बजा रहे हैं। कल हमने दिखाया था कि किसानों की चिंता छोड़कर कैसे सांसद अपनी सैलरी बढ़वाने में लग जाते हैं और लगे भी हुए हैं। देश की जनता भी लगातार हमें वीडियो संदेश भेजकर घंटी बजाओ की इस मुहिम को समर्थन दे रही है। जो सांसद देश हित के बारे में ना सोचकर अपने निजी हित के बारे में सोचे, ऐसे सांसदों पर देश को भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें कृषि नीतियों की नहीं, कृषि नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। अतः मेरी सरकार से गुजारिश है कि कृषि नीतियां न बनाकर उनको अमल में लाने का प्रयास किया जाए। जो भी बजट बनाती है सरकार, सिर्फ 3 से 5% ही किसानों को मिल पाती है। बाकी सब के सब वो सरकार की नीतियों तक और उनके कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाती है। ये लोग अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं, हमारे किसान भूखे मर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।